डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक आइंस्टाइन्स लॉ। इसको हम और भी एक नाम देते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, या हम स्टॉक आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो लॉ है ये दिया था एक्चुअल में स्टॉक और आइंस्टाइन, दो साइंटिस्ट है ये, तो दो लोगों ने दिया था ये, और अलग अलग टाइम पे दिया था। मैं बताऊंगा किसका क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहले 1905 में आइंस्टाइन ने जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी आपने नाम सुना होगा, ये समझा दूंगा मैं, क्वांटम थ्योरी ये इसने अप्लाई की थी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसने की थी? आइंस्टाइन ने। इसने क्या कहा था कि इसने कहा जो लाइट आती है, लाइट वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स मैं बोलूंगा, या इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम इंटरेक्ट करती है। इन्हें मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट हम डाल रहे हैं, तो लाइट जब इसके साथ में इंटरेक्ट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट करती है। यानी एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन वो करेगा पैकेट्स में, एक पैकेट, दो पैकेट, इस तरह। समझ में आया ना? तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, उस टाइम पे अगर हम देखेंगे कि इसने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट इस तरह था, व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी इट एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ओनली। बात मेरी समझ में आ रही ना? यानी अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसका स्टेटमेंट क्या है, मैं स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि व्हेन एन एटम, एक एटम की बात कर रहा हूं, और ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल या एटम एब्जॉर्ब्स लाइट, इट एब्जॉर्ब्स वन क्वांटम ओनली। इसका मतलब यह हुआ कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक क्वांटम एब्जॉर्ब कर सकता है, एक पार्टिकल ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। एक एटम, एक जो क्वांटम है, लाइट का क्वांटम, उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। या मैं बोलूंगा वन क्वांटम वन मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल है या 4 मॉलिक्यूल है, तो 4 मॉलिक्यूल 4 क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। यानी जितने मॉलिक्यूल्स उतने ही क्वांटम ये एब्जॉर्ब करेंगे। ये किसने कहा था? ये कहा था आइंस्टाइन ने, ठीक है। उसके बाद में, ये तो एक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1909 में स्टॉक ने फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे काम किया, और उसने इस लॉ की, जो ये जो लॉ दिया गया था, इसकी इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस पे, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस, उस पर काम किया। तो उस काम के नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आए, तो उसके बेसिस पे 1913 में ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा चेंज किया गया, वो चेंज मैं बताऊंगा। वो चेंज क्या थी? क्योंकि अब इसने फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे ये देखा था, तो इस लॉ को भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की ही तनाजुर में देखा गया, या उसकी मतलब सिचुएशन में ही इसको पेश किया गया। तो ये कहा गया कि ईच मॉलिक्यूल, ये मैं समझा दूंगा, अभी हम सिर्फ इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स या which takes part in a photochemical reaction, याद रखना, absorbs one quantum of light,
क्वांटम ऑफ लाइट। समझ में आया ना? एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है, ये जो क्वांटम ऑफ लाइट है विच इंड्यूसेस द रिएक्शन, याद रखना। यानी एक केमिकल रिएक्शन में या फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करते हैं, यानी जो भी इन्वॉल्व होते, जो रिएक्ट करते हैं, उनमें से हर एक मॉलिक्यूल एक ही क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है जो उस रिएक्शन को इंड्यूस कर सकता है। समझ में आया ना? या मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूं ऐसे, वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, यानी जितने मॉलिक्यूल उतने ही क्वांटम एब्जॉर्ब होंगे। या मैं बोलूंगा 1:1 रेशो, तो मैं इसको बोलूंगा इक्विवेलेंट रेशो। इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये इसका दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, यही कहता है कि जितने क्वांटम एब्जॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। तो अब आपको शॉर्टकट में याद रखना कि ईच मॉलिक्यूल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन absorbs one quantum of light which induces the reaction। या मैं बोलूंगा सिंपली वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, यानी जितने क्वांटम एब्जॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। या इसका मतलब ये भी हुआ जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए तो इसका मतलब उतने ही सिर्फ क्वांटम ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब किए। ठीक है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इसको पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस लॉ को। ठीक है, सपोज मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है ए, या एक एटम है ए। ठीक, इसके ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं। ठीक, और कितना, ये सपोज एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है, एक क्वांटम एज पर आइंस्टाइन्स लॉ, आइंस्टाइन्स लॉ। इसने एक क्वांटम एब्जॉर्ब किया इस एक मॉलिक्यूल ने। तो सबसे पहले जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है एक प्रॉपर एनर्जी की, याद रखना प्रॉपर एनर्जी जरूरी है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की। क्लियर? तो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी या प्रॉपर एनर्जी का जो फोटोन है या लाइट जब ये एब्जॉर्ब करता है तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो मैं बोलूँगा कि ये जो एटम है या मॉलिक्यूल है ये एक्साइट हो गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है। देखो, जो रिएक्शंस होती है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट से ही होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है उसकी वजह से ये रिएक्शंस होती है। बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन्स का ही बना हुआ होता है ना, और रिएक्शंस भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होती है। अब इसमें मैंने लाइट डाल दी, इसने लाइट एब्जॉर्ब की, इसमें एक्साइटेशन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन पहले मान लीजिए इस शेल में था, अब इस शेल से इस शेल में चला गया। ठीक है, या सीधा बाहर ही गया। बात समझ में आ गई? तो मैं ये बोलूंगा कि एक क्वांटम एब्जॉर्ब किया इस एक मॉलिक्यूल ने, ये एक्साइट हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा यहां पे एक्साइटेशन प्रोसेस। ठीक, अब एक्साइट होने के बाद में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट बना सकता है ना, प्रोडक्ट बना सकता है, यही होगा ना, ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, वही एक्साइट होगा और वही प्रोडक्ट बनाएगा। बात मेरी गौर से सुनना, यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ये एक्साइटेशन, या इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट प्रोसेस या प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस यानी जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है लाइट का, उसको मैं बोलूंगा सेकेंडरी प्रोसेस। क्या बोलूंगा? सेकेंडरी प्रोसेस। बात मेरी समझ लेना जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक, एक क्वांटम ऑफ लाइट की जो एनर्जी है, सपोज हम दिखाते हैं ई से, और एनर्जी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या मैं ऐसा बोलूंगा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ये जो एच न्यू है ना, एच न्यू, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट, या इसको हम बोलते हैं फोटोन। याद रखना, क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, एक मॉलिक्यूल एक्साइट होगा। ठीक है, या मैं बोलूंगा एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा,
एक्टिवेट, सो इट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। सो ये पहला जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस इट इज एक्टिवेशन प्रोसेस। बात मेरी समझ में आ गई। प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद की बात है। अब देखो प्राइमरी प्रोसेस तो होगा ही होगा, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही बने। यहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती, जैसे फ्लोरिसेंस हो सकता है, यानी ये जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की, ये जो एक्टिवेट हो गया मॉलिक्यूल, ये अपनी एनर्जी वापस इमिट करेगा, अपनी लाइट वापस इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिसेंस। यानी 10⁻8 सेकंड्स -8 सेकंड्स में ये अगर इसने वापस कर दी तो फ्लोरिसेंस। अगर इसने थोड़ा टाइम लगाया, फॉर एग्जाम्पल 10⁻³ सेकंड्स टू 100 सेकंड्स इसने लगाया, तो मैं बोलूंगा ये फॉस्फोरेसेंस है। क्या है ये? फॉस्फोरेसेंस। या ये इन द फॉर्म ऑफ हीट वापस दे सकता है, या यहां पे जो एक्टिवेशन हुआ उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन ही करे। प्राइमरी प्रोसेस तो होगा, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में ये फोटोफिजिकल या फोटोकेमिकल प्रोसेस कर सकता है, यानी यहाँ पे रिएक्शन भी हो सकती है, ये प्रोडक्ट भी बना सकता है, या फिर ये एनर्जी जाया भी हो सकती है। समझ में आना? चाहे इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस वापस देगा, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस वापस देगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या ये अपनी एनर्जी किसी और को ट्रांसफर करेगा, जिसे हम कहते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब देखो इससे क्या पता चलता है। इससे पता ये चलता है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, एक एक्टिवेशन जरूरी होगी। यानी प्राइमरी प्रोसेस जो है, प्राइमरी प्रोसेस में 1:1 रेशियो रहेगा, यानी जितने फोटोन उतने मॉलिक्यूल एक्साइट होंगे। बात मेरी समझ में आ गई ना? लेकिन जब मैं बात करूंगा सेकेंडरी प्रोसेस की, सेकेंडरी प्रोसेस में ये जरूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल, जितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए उतने ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे या रिएक्ट होंगे। बात समझ में आ गई ना? तो पता ये चला कि प्राइमरी प्रोसेस पे लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस एप्लीकेबल है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस में एप्लीकेबल नहीं है। देखो सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो सकता है? सेकेंडरी प्रोसेस में एक फोटोन अगर एब्जॉर्ब हुआ और इसने फ्री रेडिकल रिएक्शन कराई, तो वहां पे चेन रिएक्शन हो गई, तो ये चेन रिएक्शन 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा सकता है। यानी यहां पे जो रेशियो है वो 1:1 नहीं है, बल्कि 1:10⁻6 मॉलिक्यूल्स है। जबकि हमने अभी तक क्या पढ़ा, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है? एक फोटोन एक मॉलिक्यूल, या एक मॉलिक्यूल एक फोटोन, या एक क्वांटम ऑफ लाइट। लेकिन यहां पे एक क्वांटम ऑफ लाइट तो एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन रिएक्ट कितने हुए? 10⁻6 मॉलिक्यूल्स। या कभी कभी कैसा होता है, 1000 फोटॉन्स भी अगर एब्जॉर्ब हुए, 1000 फोटॉन्स, तो 1000 फोटॉन्स एब्जॉर्ब होने के बाद में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, बाकी मॉलिक्यूल्स एनर्जी वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरेसेंस, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरेसेंस, इन द फॉर्म ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1000 फोटॉन्स हुए और मॉलिक्यूल एक ही। तो मैं बोलूंगा यहां पे जो एफिशिएंसी है फोटॉन्स की या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, वो ज्यादा है, मोर देन 1। यहां पे एफिशिएंसी कम है। बात समझ में आ गई ना? तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एक फोटॉन जब एब्जॉर्ब हुआ, तो यहां पे 10⁻³ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए। ऐसे ही बोल सकते ना? इसका मतलब 1000 फोटॉन जब हम डालेंगे किसी रिएक्शन में, तब जाके एक मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा। तो इसका मतलब यहां पे यील्ड ज्यादा हुई, यहां पे यील्ड कम हुई। इस यील्ड को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड या फोटॉन यील्ड। यानी जितने क्वांटम एब्जॉर्ब हुए
यील्ड उससे ज़्यादा भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये चीज़ है सेकेंडरी प्रोसेस के लिए। इन्हें सेकेंडरी प्रोसेस का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस सेकेंडरी प्रोसेस पे अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी प्रोसेस पे ये एग्जैक्टली अप्लाई होता है। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ, फिर मैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस को इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ कि व्हेन लाइट ऑफ प्रॉपर एनर्जी फॉल्स ऑन ए सिस्टम, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड, या नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एक्टिवेटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड। बात समझ में आई ना? इसको मैं ऐसा कहता हूं कि अगर मैं प्रॉपर एनर्जी दे दूं, प्रॉपर एनर्जी वाले फोटॉन्स या प्रॉपर फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन्स यानी क्वांटास ऑफ लाइट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड is equal to number of molecules activated. A number of molecules activated is equal to number of photons absorbed. बात समझ में आ गई? शाबाश, यहाँ तक तो क्लियर है। तो याद रखना फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस जो है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, वो प्राइमरी प्रोसेस पे फिट बैठता है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस पे हम श्योरली नहीं कह सकते कि इस पे फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। समझ में आ रही है? शाबाश। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। इसके लिए हम अलग लेक्चर लेंगे। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस आपको समझाने की। तो अभी जो है, अभी हम डिस्कस सिर्फ ये प्राइमरी प्रोसेस का जो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस है उसका मैथमेटिक्स थोड़ा देखते हैं, ठीक है? अब देखो, सपोज मेरे पास में एक ए है, ठीक है, इसे मुझे एक्टिवेट करना है और इसे बनाना ए स्टार, एक्टिवेट करना है इसे। तो इसके लिए कितने फोटॉन्स लगेंगे? मैं बोलूँगा एक फोटॉन, एक एच म्यू, राइट? ये है ना। अगर मेरे पास में दो ए है तो ये कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेगा? दो फोटॉन्स एब्जॉर्ब करके दो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनाएगा या एटम्स बनाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर मेरे पास में n नंबर ऑफ ए है तो मैं बोलूँगा यहाँ पे n एच म्यू लगेगा, n एच म्यू लगेगा, तो ये n टाइम्स ए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अगर मेरे पास में 1 मोल ए है, 1 मोल ए, तो मुझे 1 मोल फोटॉन भी लगेगा इनको एक्टिवेट कराने के लिए, तब जाके 1 मोल ए स्टार बनेगा, राइट? वो बात समझ में आया ना? शाबाश। तो 1 मोल ए मीन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ए, यानी फॉर एन ए, या मैं बोलूंगा N0 NO, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ ए। समझ में आया ना? मुझे कितने फोटॉन्स लगेंगे? मुझे लगेंगे NO फोटॉन्स। अब एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी, एक फोटॉन की एनर्जी, उसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे E1 जो है वो बराबर है h न्यू के। लेकिन अगर मेरे पास में एनर्जी ऑफ NO फोटॉन्स है, यानी 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, तो वो किसके बराबर है? NOH न्यू। समझ में आया ना? और 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की जो एनर्जी है, या मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं 1 आइंस्टाइन। क्या कहते हैं? 1 आइंस्टाइन। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे? इतनी, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मैं इसको कह सकता हूँ 1 आइंस्टाइन, 1 आइंस्टाइन, ठीक। और आइंस्टाइन को हम दिखाते हैं ऐसे। सो E इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ
मॉलिक्यूल्स या एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। बात समझ में आ रही है? देखो ये जो ना ये न्यू इट मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, याद रखना। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो है ये है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। बात समझ में आई ना? ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर रहता है c अपॉन लैम्डा। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। बात समझ में आ गई? तो फिर मैं E जो है इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी 1 आइंस्टाइन को ये बराबर आएगा n0hc अपॉन लैम्डा, राइट? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये है एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू कर सकता हूं मैं ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना रहता है? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट c कितना रहता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? डिवाइड भी लिख सकता हूं मैं ये क्या? लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। समझ में आना? इसका वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की लाइट डालेंगे। सपोज अगर अल्ट्रा वायलेट डालेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कम होगा, अगर विजिबल लाइट डालेंगे इस पे तो लैम्डा का वैल्यू ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? शाबाश। यहां पे कर दो सेकंड कट, ठीक? वो बात समझ में आ रही है? शाबाश। तो ये 1 मोल की बोल रहा मैं, है ना? 1 मोल है तो यहाँ पे पर मोल लेंगे हम, पर मोल। तो यहाँ पे जो एनर्जी बचती है यानी आइंस्टाइन जो रहता है, आइंस्टाइन वो बराबर रहता है इसका, अगर ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देखो 6 6 36, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं, 6 6 हो गया 36, अगर मैं 3 6 18 3 3 9 तो 9.6 कुछ आ जाता है ऐसे। लेकिन अगर हम पूरा करेंगे 3 6 18 3 6 18 और इंटू करेंगे 6 तो ये आ जाता है 11.97 इंटू 10⁻, ये पावर्स मिला के -5, ठीक? 10⁻⁻2 आएगा जूल्स में, अगर 10⁻⁻5 कर दूंगा तो किलो जूल्स बन जाएगा। डिवाइड में आएगा ये लैम्डा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं किलो जूल्स, ये जूल्स और ये पर मोल। समझ में आया ना? किलो जूल्स पर मोल ऐसा बोल सकता हूं मैं, या किलो जूल्स पर आइंस्टाइन भी इसको बोल सकते हैं। बात समझ में आया ना? तो इतनी एनर्जी है। अब ये जो एनर्जी मैंने आपको बताई ये है एक आइंस्टाइन की, सॉरी ये गलत हो गया, ये एक आइंस्टाइन की एनर्जी है। किसकी? एक आइंस्टाइन की एनर्जी, एक आइंस्टाइन की एनर्जी ये है। अब एनर्जी जो है वो फोटो केमिस्ट्री में हम एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब आपको मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रहता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है बराबर, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना? अगर आप इतने ही जूल्स लेंगे 10⁻⁻19 जूल्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, वो बन जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? शाबाश। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल ले लूं, यानी इसको डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल जो आएगा वो बराबर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, तो वो बन जाएगा 96.39 किलो जूल्स पर मोल।
तो आप ये वैल्यू जो है ना इसके हिसाब से यहाँ पे पुट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस वैलिड है, इसकी वैलिडिटी का कुछ सबूत है। तो कुछ चीज़ें मैं इसकी वैलिडिटी के लिए बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि क्या एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ऐसा है क्या। तो इसके चांसेस हैं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब एक मॉलिक्यूल सपोज एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो इसको एब्जॉर्ब करने में 10⁻⁻8 सेकंड्स 7 to 8 सेकंड्स लग जाते हैं। 10⁻⁷ to 10⁻�8 सेकंड्स में ये हो जाता है और ये एक्टिवेट हो जाता है। अब इतने कम टाइम में दूसरा फोटोन इसके साथ में नहीं टकरा सकता, इसका मतलब यहाँ पे ये वैलिड है। दूसरा, जो हम लाइट डालते हैं, चाहे ये अल्ट्रावायलेट हो या विजिबल लाइट हो, उसकी जो इंटेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मोल जो है वो उतने ज़्यादा नहीं रहते। इसलिए चांसेस है कि एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये एक बात है। लेकिन अगर हम लेज़र यूज़ करते हैं, लेज़र में इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, यानी वहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे चांसेस है कि वहाँ पे ये लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस एप्लीकेबल ना हो। लेकिन जहाँ तक आम लाइट का ताल्लुक है तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल हो सकता है। बात समझ में आई? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो मैंने आइंस्टाइन्स लॉ आपसे कहा, स्टॉक आइंस्टाइन्स लॉ। तो फिलहाल आज यहीं तक, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।